लिन झाओ कैफेटेरिया में खड़ा था, शांति से एक छोटी सी चाय पीते हुए सब कुछ देख रहा था। आसपास बातचीत और कॉफी मशीन की आवाज़ों के बीच टीवी होस्ट की आवाज़ गूंज रही थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ध्रुवीय बर्फ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि सिर्फ 72 घंटे में बर्फ का 30% हिस्सा गायब हो गया था। ये इंसानियत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके पास खड़ा एक बिजनेसमैन हंसते हुए बोला कि ये सब बस एक और क्लाइमेट चेंज का झूठा डर है। आजकल रिपोर्टर बस व्यूज के लिए कुछ भी कह देते हैं। पास में बैठी एक लड़की कॉफी चलाते हुए कहती है कि हाँ, सही बात है। 2012 में माया कैलेंडर वाली बात थी, फिर 2017 में एक उल्का जो ना जाने कितने किलोमीटर दूर से गुजरा। हर बार कोई ना कोई आपदा आने वाली होती थी, लेकिन हकीकत में सब कुछ झूठ ही निकलता था। सिर्फ टाइम बदलता है। लेकिन लिन झाओ जो उनके पीछे बैठा था, उसने कॉफी कप को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो यादों में डूब रहा था। लेकिन वो यादें उसके अतीत की नहीं थीं, बल्कि उस भविष्य की थीं जो वो पहले ही देख चुका था। एक ऐसा भविष्य जहां ये सब हंसने वाले चेहरे चीखते और डर के मारे कांपते थे। वो ज्यादा कुछ बोले बिना सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। दुनिया उनकी सोच से भी तेज बर्बाद हो सकती है। बिजनेसमैन आंखें घुमाकर सोचता है कि ये लड़का सच में बेवकूफ है। वहीं एक और औरत चश्मा नीचे करके पूछती है, क्या वो सच में इस अपोकलिप्स वाली बातों पर यकीन करता है? और कहती है कि उसकी मासूमियत वाकई में क्यूट है। लेकिन तभी हमारा नायक उन यादों में चला जाता है जब पहली बार शंघाई की गलियों में पानी भर गया था। इमारतें बाढ़ में गिरने लगी थीं और पहली किंग लेवल मॉन्स्टर गहराई से निकल कर आई थी। उस विशालकाय जीव की छाया ने पूरे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को ढक लिया था। हर तरफ चीखें और ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश में पागलपन सा फैल गया था। पूरी दुनिया में नमक और डर का स्वाद भर गया था। फिर वो खुद से कहता है कि मजाक की बात है, लोग उसे मासूम कहते हैं। वो उठता है, कॉफी के पास कुछ पैसे छोड़ता है और कहता है कि अब वो जा रहा है। वो औरत जो शायद सोचती है कि उसने उसे बुरा लगा दिया, पूछती है क्या वो नाराज हो गया है और इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे अपने अपार्टमेंट जाना है, कुछ तैयारियां करनी हैं। उत्सुक औरत मुस्कुराते हुए पूछती है कि वो कहाँ रहता है। तभी वो जवाब देता है, पैलेस 104 में। औरत की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वो इलाके की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी बिल्डिंग थी। वो तुरंत अपना सामान उठाती है और कहती है कि वो इंटीरियर डिजाइनर है और इतना आलीशान घर अंदर से देखने को मिले तो कितना शानदार रहेगा। लेकिन लिन झाओ सिर्फ अपना सिर हिला देता है और कहता है कि घर दिखाने से ज्यादा जरूरी काम है। फिर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। बाहर निकलकर वो ऊपर आसमान की ओर देखता है। शंघाई का नीला और साफ आसमान दिख रहा था। आने वाली तबाही का कोई निशान नहीं था। उस वक्त वहां मौजूद कोई भी इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है। 2 साल की सर्वाइवल भरी जिंदगी, साओ किंग की गद्दारी और ईविल जी के हाथों उसकी मौत, ये सब अभी होना बाकी था। लेकिन उसकी यादों में सब पहले से दर्ज था और इस बार वो तैयार था। वो पैलेस 64 की संगमरमर की लॉबी में ऐसे चलता है जैसे पूरी बिल्डिंग उसी की हो। वो बिल्डिंग रीइंफोर्स्ड स्टील बीम से बनी थी और डिजाइन पूरी तरह आपदा प्रतिरोधक था। वो कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक लग्जरी किला थी। जैसे ही लिन झाओ अंदर जाता है, वहां की नौकरानियां मुस्कुराकर उसका स्वागत करती हैं और वो चलता हुआ सिर्फ यही सोच रहा है कि कैसे ये जगह इंसानियत की आखिरी सुरक्षित पनाहगाहों में से एक बन गई थी। वो एलिवेटर में चढ़ता है जो चुपचाप 99वीं मंजिल की ओर बढ़ता है। टाइटेनियम दरवाजे खुलते हैं एक लग्जरी पेंट हाउस पर। लेकिन उसका आइडिया ऑफ नॉर्मल कुछ और ही था। डिजाइनर सोफास की जगह दीवारों के साथ लगी मिलिट्री क्रेट्स थीं। छत तक पहुंचे सामान के ढेर थे। सूखा खाना, पानी प्योरीफायर्स, मेडिकल किट और गोलियों से भरी लाइनें थीं। इतना सब कुछ होने से वो लग्जरी घर एक सर्वाइवल मेज जैसा लगने लगा था। लिन झाओ हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इस बार बदला बहुत प्रिसाइज होगा और इसके बाद हमें 3 हफ्ते पहले का वक्त दिखता है, जहां वो अचानक पसीने में भीगा हुआ उठता है। सीने पर हाथ रखकर सोचता है कि हुआ क्या था। उसे याद है कि वो बस बेहोश हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक छोटी सी सिस्टम विंडो उसके सामने आ जाती है। ये सिस्टम सिर्फ उसी को दिख रहा था, सर्वाइवर्स सी ऑफ टैलेंट्स का सिस्टम। और इससे पहले कि वो समझे ये है क्या, पहली एबिलिटी उसे मिल
जाती है। टेक्नोपैथी टैलेंट। वो सोचता है ये क्या है। सिस्टम बताता है कि ये पावर उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिना बिजली के कंट्रोल करने देती है, मतलब कुछ भी हैक करना और बिना पावर के ऑन करना। और क्योंकि वो चाइनीज था, सिस्टम्स की समझ उसे थी। पीसेस एकदम फिट हो जाते हैं और वो मुस्कुराता है, क्योंकि केओस में ये स्किल उसे बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाली थी। फिर उसका फोन तारीख दिखाता है, ठीक 1 महीना पहले की, जब फ्लड अपोकलिप्स शुरू होने वाला था, और वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। दोपहर से पहले ही उस लड़के ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स बना लिए थे और जहां जहां संभव था हर जगह से लोन ले लिया था। उसने सिर्फ अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड शियाओ किंग के नाम से भी लोन ले लिया था। वही लड़की जिसने आने वाले समय में उसे धोखा देना था। पैसे तेजी से आए और जल्दी ही उसके पास इतना हो गया कि वो अपना आर्सेनल बनाना शुरू कर सके। लेकिन समस्या तब आई जब वो घर से बाहर निकला और उसे वही लोग मिल गए जो उसे बाद में बिट्रे करने वाले थे। शियाओ किंग पहले से बाहर खड़ी थी, हाथ बांधे, चेहरे पर गुस्सा। उसके साथ उसका भाई शुओ जेन था, बिल्कुल एक वॉचडॉग की तरह। नकली चिंता के साथ शियाओ पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। हमारे लड़के ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसके अंदर की सारी मेमोरीज ताज़ा हो गईं। उसने खुद को 2 साल आगे देखा, उस समय जब बाढ़ आ चुकी थी, राक्षस शहर पर हावी हो चुके थे और लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। एक दिन जब पानी थोड़ा कम हुआ, लिन झाओ सामान की तलाश में बाहर निकला था। रास्ते में उसका फोन बजा और शुओ जेन की आवाज आई। वो कह रहा था कि कुछ लोग अपार्टमेंट में घुस गए हैं और उसका सामान चुरा रहे हैं, उसे तुरंत वापस आना होगा। वो दौड़कर घर लौटता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और आखिरी पल में वो थोड़ा सा घूम कर देख पाता है कि माओ जी और शुओ जेन हंस रहे हैं और पास खड़ी शियाओ किंग सब चुपचाप देख रही है। उसकी ठंडी आंखें साफ बताती हैं कि वो भी इस सब में शामिल थी। याद खत्म होती है और वो वापस वर्तमान में लौट आता है। सामने वही 2 चेहरे हैं जो भविष्य में उसे धोखा देंगे। शियाओ किंग फिर पूछती है कि क्या चल रहा है और क्यों उसे अचानक इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि कोई उसके नाम से लोन्स ले रहा है। लिन झाओ शांत रहता है और कहता है कि लगता है उसका अकाउंट हैक हो गया है, शायद किसी को उनकी जानकारी मिल गई है और अब वो बैंक जा रहा है सब ठीक करवाने। तभी शुओ जेन गुस्से से चिल्लाता है और लिन झाओ की कॉलर पकड़ लेता है। कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या वो सच में सोचता है कि वो इतने बेवकूफ हैं? और कहता है कि जब तक सब साफ नहीं होता वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उसे एक जोरदार मुक्का मुंह पर पड़ता है। इतनी परफेक्ट प्रिसिजन थी जैसे सर्वाइवल के दिनों में सीखी गई हो। शुओ जेन जमीन पर गिर जाता है बेहोश। शियाओ किंग चीखती है और पूछती है कि लिन झाओ पागल हो गया है, लेकिन वो कोट ठीक करता है और कहता है कि अगर वो यही सोचती है कि ये पागलपन है तो उसे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता ये दुनिया कितनी पागल होने वाली है। फिर वो मुड़ता है और चला जाता है। शियाओ किंग अपने भाई के पास घुटनों के बल बैठी रह जाती है। हमारा लड़का पहली बस पकड़ता है और शहर के कोने पर एक आधे टूटे फूटे बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। बाहर से देखने में ये जगह एकदम अबैंडन्ड लगती है, उखड़ी हुई पेंट, डस्टी खिड़कियां और आसपास कोई इंसान नहीं। लेकिन वो दरवाजे पर जाता है, 3 बार दस्तक देता है, रुकता है, फिर 2 बार और दस्तक देता है। उसे ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचना है ये वो अच्छे से जानता था। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से कोई सिर्फ कोड पूछता है। लिन कहता है कि उसने एज़्योर ड्रैगन देखा है। ये सुनते ही दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। अंदर दीवारों पर हथियार लगे हुए थे, लेकिन हमारा लड़का ध्यान खींचना नहीं चाहता क्योंकि अभी वो नया नया लौटा है। वो एक सिंपल रिलायबल साइलेंस्ड पिस्टल उठाता है, लोन से मिले पैसों से भुगतान करता है और चुपचाप उसे अपनी कोट में रख लेता है। इसके बाद वो एक लग्जरी रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है जहां कांच की दीवारें थीं। वहां के ब्रोकर को तब झटका लगता है जब लिन झाओ कहता है कि वो अपना अपार्टमेंट तुरंत बेचना चाहता है। ऑफर था मार्केट वैल्यू से 25% कम। ब्रोकर को समझ आ गया कि ये डील उसे तुरंत मुनाफा दे सकती है। नेगोशिएशन कुछ मिनटों में ही हो जाती है। शर्त बस इतनी थी कि लिन कुछ दिन और वहां रुकेगा ताकि वो फ्लैट बेच सकें। ब्रोकर मान जाता है और हमारा लड़का वहां से निकल जाता है। सड़कों पर चलते हुए वो सोचता है कि उसने अपने टेक्नोपैथी पावर्स का इस्तेमाल करके सीधे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं किए। लेकिन अभी दुनिया एक सिस्टम के तहत चल रही थी और अगर उसे ट्रेस कर लिया गया तो समस्या हो सकती थी। अभी लो प्रोफाइल रखना ज्यादा बेहतर था। उसे पता था कि कौन से नंबर्स आने वाले हैं। उसे लॉटरी गेम अच्छे से याद थी क्योंकि ये उसी बाढ़ से कुछ दिन पहले की बात थी। वो सीधे एक लॉटरी दुकान
पर जाता है, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के साथ टिकट भरता है। क्लर्क को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कुछ नहीं कहता। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। दो नकाबपोश आदमी काले कपड़ों में उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो समझ गया कि ये या तो शियाओ किंग के लोग हैं या माओ जी के, लेकिन वो एमेचर्स नहीं थे। फिर भी उसके सेंसेस इतने तेज थे कि वो समझ गया कि उसकी निगरानी हो रही है। वो सेफली घर पहुंचता है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगली सुबह लिन झाओ एक नंबर डायल करता है। उसकी नज़र टीवी पर टिकी होती है जहां न्यूज़ में बर्फ़ के पिघलने की अलार्मिंग रिपोर्ट चल रही होती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, वो कहता है कि उसे जिंगलिंग स्ट्रीट पर एक स्टोरेज यूनिट चाहिए, वो वाला जो पैलेस 104 के पास है, और आज ही चाहिए। सामने वाला आदमी एक बहुत ही ज़्यादा कीमत बोल देता है ताकि सामने वाला झिझक जाए, लेकिन लिन बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, उसे आज ही एक्सेस चाहिए। फिर वो कॉल काटता है, अपना लैपटॉप उठाता है और ख़रीदारी शुरू करता है। कैंड फूड, ड्राई फूड, मिलिट्री ग्रेड सामान, वाटर फिल्टर, उसे ऐसी चीज़ें चाहिए थीं जिनकी शेल्फ लाइफ सालों की हो, महीनों की नहीं। और हमेशा की तरह वो एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा भुगतान करता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, वही दो आदमी फिर से उसे टैक्सी में चढ़ते देख रहे होते हैं। उनमें से एक कॉल करके बताता है कि लड़का अभी निकला है। दूसरी तरफ से शुओ जेन उन्हें आदेश देता है कि उसे फॉलो करें और इस बार उसे ना खोएं। वो उसका पीछा करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि लिन एक बड़ा वेयरहाउस खोल रहा है। लगातार ट्रक आ रहे हैं और ढेरों सामान अनलोड हो रहा है। पूरा दिन गुजरता है और रात होते होते वो लोग कॉल करके शुओ जेन को बताते हैं कि उन्हें उस लड़के का ठिकाना मिल गया है। वो यहाँ बहुत सारा सामान जमा कर रहा है। अजीब बात यह थी कि वहाँ मिलिट्री वाला सामान भी बहुत था। शुओ जेन तुरंत आदेश देता है कि अंदर घुसकर पता करो कि वो क्या कर रहा है, और वो लोग बस इतना कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस बार पेमेंट सही मिलनी चाहिए। जैसे ही रात होती है, वो लोग साइड के एक दरवाजे से वेयरहाउस में घुसते हैं। अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ सालों तक चल सकने लायक सामान की लाइनें लगी हैं। एक कहता है कि यहाँ तो कई सालों का खाना पड़ा है। दूसरा मेडिकल किट्स और फिल्टर्स देखता है और तुरंत शुओ जेन को कॉल करता है। वो पहली घंटी में फ़ोन उठाता है। सारी बात सुनते ही आदेश देता है कि सब कुछ जला दो। वो लोग फ्यूल लेने लगते हैं और जगह जगह लिक्विड डालना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वो अंदर घुसे थे, तभी से कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। अपार्टमेंट में लिन के फ़ोन पर एक अलर्ट आता है, इन्वेजन अलर्ट। वो चुपचाप अपने कोट में साइलेंट पिस्टल रखता है और निकल पड़ता है। वेयरहाउस के पीछे वाले सीक्रेट दरवाजे से वो अंदर पहुंचता है, बहुत ही शांत और अनुभव से भरा। सर्वाइवल के सालों ने उसे सिखा दिया था कि जरा सी आवाज़ भी मौत ला सकती है। पहला बंदा तो कुछ समझ ही नहीं पाता। साइलेंस्ड गन की आवाज़ बहुत हल्की थी। दूसरा जैसे ही लाश गिरती है पलटता है, लेकिन तब तक लिन झाओ वहीं होता है। दो और गोलियां चलती हैं और सब खत्म। उन दोनों लाशों को वो वेयरहाउस के पीछे ले जाकर गड्ढे में डालता है, मिट्टी से ढकता है और ऊपर टार्प बिछा देता है। वो जगह पानी के बढ़ने पर सबसे पहले डूबने वाली थी। कोई कभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। अगले हफ्ते वेयरहाउस लगातार भरता जाता है। हर सुबह लिन जल्दी आकर ट्रेनिंग करता है। वो अपना शरीर फिट रखता है क्योंकि उसे पता था कि क्या आने वाला है। दूसरी तरफ शुओ जेन अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो आदमी और उसके लोग कहाँ गायब हो गए। शायद वो उसे धोखा देकर पैसे लेकर भाग गए हैं, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बीच वो 7वां दिन होता है जब लिन झाओ ने लॉटरी टिकट खरीदे थे। लाइव ड्रॉ नेशनल टेलीविजन पर हो रहा होता है। सब लोग स्क्रीन से चिपके होते हैं ये देखने के लिए कि इस बार जैकपॉट कौन जीतेगा। नंबर्ड बॉल्स एक एक करके गिरती हैं और सब के सब लिन के टिकट से मैच कर जाते हैं। आखिरी नंबर भी वही होता है और वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइस का विजेता बन जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। शहर में उसकी तस्वीर हर स्क्रीन, हर अखबार, हर सोशल मीडिया पर छा जाती है। सब कहने लगते हैं कि एक आम लड़का रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन लिन झाओ के लिए यही सही मौका था। जैसे ही प्राइस के पैसे उसके खाते में आते हैं, वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि किसी का भी दिमाग घूम जाए, लेकिन लिन पहले से जानता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो उस अपार्टमेंट से एक टैक्सी लेता है जिसे वो पहले ही बेच चुका है और ड्राइवर से कहता है कि पैलेस 104 ले चलें।
लें, लेकिन जैसे ही वो निकलता है एक दूसरी टैक्सी ट्रैफिक में उसके पीछे आ जाती है। शियाओ किंग पहले ही उसकी टेल पर होती है। उसे पता चल गया था कि वही लड़का लॉटरी जीत चुका है और अब वो उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगी। दूर से ही पैलेस 104 की बिल्डिंग दिखाई देती है। शीशे की दीवारें धूप में चमक रही थीं। ये शंघाई की सबसे प्रेस्टिजियस स्काईस्क्राइपर थी और अब यही उसका बेस बनने वाला था, ना सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि अपने बदले के लिए भी। जैसे ही वो पैलेस 104 की लॉबी में पहुंचता है, सीधे फ्रंट डेस्क पर जाता है और कहता है कि वो लेउ रिवन से फ्लोर खरीदने की बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है, लेकिन लिन कहता है नहीं, पर यकीन दिलाता है कि मिलिन उससे जरूर मिलेगी क्योंकि वो 99वीं मंजिल खरीदने आया है। थोड़ी ही देर में मिलिन वहां आती है पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ। वो हमारे लड़के को बधाई देती है और कहती है उसने सुना कि उसने लॉटरी जीती है और पूछती है कि पैलेस 104 उसके लिए क्या कर सकता है। लिन बिना घुमाए सीधे कहता है कि वो पूरी 99वीं मंजिल खरीदना चाहता है। मिलिन चौंक जाती है, लेकिन वो जानती है कि लड़का लॉटरी जीत चुका है तो संदेह करने की कोई वजह नहीं थी। वो कहती है कि चलो ऑफिस में बात करते हैं, लेकिन तभी लिन देखता है कि शियाओ किंग लॉबी में आ चुकी है। वो उसे खोजते हुए बाज की तरह चारों ओर देख रही थी। कुछ सेकंड में ही वो उसका नाम चिल्लाती है और एक्ट करते हुए फ्लर्ट मोड में चली जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे पेश आती है जैसे उस दिन अपार्टमेंट के बाहर कुछ हुआ ही नहीं था। वो खुद को मिलिन से उसकी गर्लफ्रेंड बताती है। मिलिन मुस्कुराते हुए कहती है वो समझ गई और फिर प्राइस पर बात शुरू होती है, लेकिन लिन बीच में ही इंटरप्ट करके कहता है कि वो 20% एक्स्ट्रा देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे एक हफ्ते के अंदर फ्लोर की चाबी मिल जाए। मिलिन थोड़ी कंफ्यूज होती है, सोचती है कि ये आदमी शायद पैसे का अनुभव नहीं रखता और बस खर्च करने के लिए पागल हो रहा है, लेकिन फिर समझती है कि इस लेवल पर 99वीं मंजिल का ऑफर कोई आसानी से नहीं देता। शायद कोई बेवकूफ़ या फिर कोई जिसने पैसे बहुत आसानी से पाए हों। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, ये मुमकिन है। पेपर वर्क तैयार होने लगता है। शियाओ किंग झुककर लिन से पूछती है कि क्या वो सच में पूरी मंजिल खरीद रहा है। कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि वो खर्च के मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन लिन बस कहता है कि लोग बदलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फाइन होते ही वो तुरंत शियाओ किंग को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि उसका एक स्पेशल मिशन है, पूरी 99वीं मंजिल के लिए फर्नीचर खरीदना। जितना लग्जरी सामान चाहिए वो खरीद सकती है। शियाओ किंग एकदम भावुक हो जाती है। वो दौड़कर अपनी दोस्त यांग ली को फोन करने जाती है। कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो फ्लोर को परियों की तरह सजाएगी और वो कभी पछताएगा नहीं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है, लिन वेयरहाउस टीम को कॉल करता है और कहता है कि अब सब सामान पैलेस 104 की 99वीं मंजिल कर ट्रांसफर किया जाए। 2 दिन बाद मिलिन कॉल करती है और कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इससे ज्यादा तेज डिलीवरी मुमकिन नहीं थी। आखिरकार फ्लोर तैयार था। अब ट्रक के ट्रक सर्विस एलिवेटर से सामान लाने लगे। फर्नीचर और लग्जरी डेकोर भी आने लगे जो शियाओ किंग ने स्टोर्स से चुने थे। फ्लोर धीरे धीरे भरने लगा। जब आखिरी फर्नीचर का टुकड़ा डिलीवर हुआ, लिन जो ने बैंक कॉल करके वो क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा दिया जो शियाओ किंग के पास था। दूसरी तरफ शहर के एक महंगे स्टोर में शियाओ किंग ढेर सारे जूते, डिजाइनर कपड़े और बैग्स के बीच बैठी हुई थी। यांग ली उसके साथ थी। कहती है कि वो कितनी लकी है कि उसे लिनजो जैसा लड़का मिला और कहती है कि जब वो उस लग्जरी फ्लोर पर रहने लगे तो उसे भूलना मत। शिया हंसती है और कहती है कभी नहीं भूलेगी। फिर क्रेडिट कार्ड को हक करती है। तभी क्लर्क का चेहरा बदलता है और वो कहती है कि कार्ड डिक्लाइन हो गया है। शियाओ कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, उस कार्ड में तो मिलियंस हैं। वो कहती है फिर से स्वाइप करो, लेकिन 3 बार कोशिश के बाद भी वही रिजल्ट आता है। शियाओ किंग गुस्से से लाल हो जाती है। वो तुरंत लिन को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर जाती है। अगले दिन सुबह वो गुस्से से पैलेस 64 पहुंचती है। उसकी चाल में एक तूफान होता है। वो लॉबी में तेजी से चलती है, लेकिन जैसे ही एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसका आईडी मांगते हैं। जैसे ही वो नाम बताती है, गार्ड माफी मांगते हुए कहते हैं कि उसका नाम रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है और उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो चीखते हुए पूछती है कि क्या उन्हें पता है वो कौन है। वो कहती है कि वो 99वें फ्लोर के मालिक लिन जो की गर्लफ्रेंड है। गार्ड बस कहता है कि वो अपना काम कर रहा है और ये खुद मिस्टर जो का आदेश है कि उसे एंट्री ना दी जाए। शियाओ किंग का चेहरा गुस्से से फटने वाला होता है। वहीं 99वीं मंजिल पर लिनजो पुशअप्स कर रहा होता है। हमेशा की तरह सुबह हल्की एक्सरसाइज करता है और टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे होते हैं कि समुद्र के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कई तटीय इलाकों में बाढ़ आनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक बड़ी आपदा की शुरुआत हो सकती है। लिन एक काली मुस्कान देता है, पैनोरामिक खिड़की की ओर चलता है और चमकते हुए शंघाई को देखता है और कहता है कि लोग
लोग जितनी देर तक चाहें इस शांति का मजा ले सकते हैं। शहर के दूसरे हिस्से में शियाओ किंग गुस्से से अपने भाई पर चिल्ला रही होती है। कहती है कि उस लड़के ने उसे बेइज्जत कर दिया। वो सबके सामने पूरी तरह एम्बैरेस्ड हो गई। हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर जब कार्ड डिक्लाइन हुआ और उस बिल्डिंग में उसे घुसने भी नहीं दिया गया। शुओ जेन जो सोफे पर लेटा अपनी ठुड्डी खुजला रहा होता है, कहता है कि अब वो लड़का पहले जैसा बेवकूफ़ नहीं रहा, वो अब बदल गया है। शियाओ कहती है कि पहले वाला अपार्टमेंट तो अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब तो उसने लॉटरी जीत ली है, अब वही उनका शॉर्टकट होगा अमीर बनने का। यांगली जो बगल की कुर्सी पर बैठी होती है, कहती है कि अब तो वो हर जगह दिखाई दे रहा है। लॉटरी जीतने के बाद लोग उसे शंघाई का लकी ड्रैगन कहने लगे हैं। शुओ जेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। कहता है कि अब उन्हें अपने प्लान के साथ तेजी से बढ़ना होगा। अगर जरा सा भी संदेह हुआ या देर हुई तो उनका आखिरी मौका भी चला जाएगा। शियाओ किंग पूछती है कि अब क्या करेंगे। शुओ जेन मुस्कुराकर कहता है कि माओ जी के कुछ कॉन्टैक्ट्स पैलेस 64 में हैं। या तो वो शियाओ किंग की मदद से उसे फंसाएंगे या फिर उसे किसी और तरह से उस ड्रैगन का स्वागत करना होगा। उसी रात लिन झाओ को एक काले और सुनहरे रंग का लिफाफा मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसे शंघाई की वार्षिक एलीट गाला में आमंत्रित किया गया है। ये पार्टी पैलेस 64 में शाम 7 बजे होगी। लिन को ये टाइमिंग बहुत मज़ेदार लगती है क्योंकि वो रात वही थी जब शंघाई में पहली बाढ़ आने वाली थी। ये एक अच्छा मौका था ये देखने के लिए कि इस बिल्डिंग में कौन कौन मौजूद होगा और कैसे सब शुरू होगा। उसे देखना था कि किसके पास रिसोर्सेज और शायद ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मुश्किल वक्त में फ़ायदा दे सकती हैं। पार्टी से पहले के दिनों में वो अपना ट्रेनिंग और तेज़ कर देता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर पहले से तेज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो मांसपेशियां महीनों में बनती वो अब कुछ ही दिनों में दिखने लगीं। शायद ये उसकी रीइंकार्नेशन का कोई असर हो, पर वो खुद भी नहीं जानता था। इसी बीच वो बहुत सारे मोशन सेंसर्स लगाता है, दरवाज़ों को रीइंफोर्स करता है, सर्वेलेंस सिस्टम को AI से अपग्रेड करता है और कई फुली चार्ज्ड जनरेटर्स भी तैयार रखता है जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए। पार्टी की रात वो आईने में खुद को देखता है और महसूस करता है कि आईने में दिख रहा लड़का अब वो नहीं जो माओ के हाथों मारा गया था। फिर वो एलिवेटर की ओर बढ़ता है। 99वीं मंजिल से नीचे की राइड बहुत लंबी लगती है। जैसे ही वो लॉबी में पहुंचता है, दरवाज़ा खुलते ही संगीत और लोगों की बातचीत की आवाज़ें उसका स्वागत करती हैं। चारों तरफ चमक और रौनक होती है। शंघाई की एलीट वहाँ मौजूद होती है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं क्योंकि सब जानते हैं कि ये वही लड़का है जिसने लॉटरी जीती है। एक वेट्रेस उसे शैंपेन देती है। वो उसे लेकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और सब पर नज़र रखने लगता है। दूर से उसे दिखाई देती है एक दमदार प्रेजेंस, चेन मीना, ओलंपिक शूटर जिसने फ्लड से पहले कई कमर्शियल्स में अपनी छवि बनाई थी। वो उसके आने से ज़्यादा प्रभावित नहीं दिखती। उसके कपड़े और बूट्स बता रहे होते हैं कि उसे सोशलाइजिंग की परवाह नहीं। लिन को याद आता है कि डिजास्टर की शुरुआत में एक बार वो उससे टकराया था। उसने एक बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन उनसे कभी बात नहीं हुई। इसी बीच शियाओ किंग और यांग ली धीरे से अंदर आती हैं, चाल हमेशा की तरह चालाकी भरी। जैसे ही शियाओ किंग उसे देखती है, वो हंसती हुई सीधा उसके पास आती है, बिना पूछे उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है और एक लहराती सी हे हैंडसम के साथ बात शुरू करती है। वो झुककर अपने चार्म्स दिखाती है और कहती है कि कई दिनों से कोशिश कर रही है उससे बात करने की। पूछती है क्या हुआ, उसने ऐसा क्या कर दिया, अगर कुछ गलत किया तो माफ़ी मांगती है। कहती है कि वो उसे इग्नोर ना करे क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती है। लेकिन लिन झाओ एक शब्द भी नहीं कहता, बस चुपचाप शैंपेन पीता रहता है और क्राउड को देखता रहता है। शियाओ किंग की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो चिल्लाकर पूछती है क्या वो उसे यूं ही इग्नोर करता रहेगा उस सारे वक्त के बाद जो उन्होंने साथ बिताया। लेकिन जब भी वो जवाब नहीं देता तो वो शैंपेन फेंक देती है। ग्लास टेबल से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरी पार्टी शांत हो जाती है। सब उसी ओर देखने लगते हैं, यहाँ तक कि कोने में खड़ी चेनमीना भी ध्यान देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माओ जी भी उस आवाज़ की ओर मुड़ता है। वही वजह थी जिससे वो लोग इस बिल्डिंग में घुसे थे। शियाओ किंग चिल्ला रही होती है, कहती है कि अब क्या वो खुद को उससे बेहतर समझता है सिर्फ इसलिए कि उसने लॉटरी जीत ली। वो उसे थप्पड़ मारने उठती है, लेकिन लिन झाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि उसे छोड़ दे, कहती है कि वो एक महिला पर हाथ उठा रहा है। तभी भीड़ में माओ जी गुस्से से चिल्लाता है कि उसे जाने दे और भीड़ को चीरता हुआ उसकी ओर दौड़ता है। उसका मुक्का हवा में ही रह जाता है क्योंकि लिन समय पर पीछे हट जाता है। माओ जी का संतुलन बिगड़ जाता है, गिरते गिरते बचता है, फिर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुछ अजीब आवाज़ होती है, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है
और लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। चीखें और डर का माहौल बन जाता है। इमरजेंसी लाइट्स जलती हैं और सब कुछ लाल रोशनी में डूब जाता है। सबके फ़ोन पर एक सिविल डिफेंस अलर्ट आता है, क्रिटिकल लेवल कोस्टल फ्लडिंग की चेतावनी, और कहा जाता है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग तुरंत दूर चले जाएं, कोई भी शोर की ओर ना जाएं। तुरंत अफरा तफरी फैल जाती है। जिनके परिवार किनारों के पास थे वो रोने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं, लेकिन लिन झाओ ये सब ठंडी नज़रों से देखता है। एक नया शैंपेन का ग्लास उठाता है और एलिवेटर की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो 99 दबाता है उसे एक अजीब सा झटका लगता है। उसकी टेक्नोपैथी पावर अचानक एक्टिवेट हो जाती है और वो महसूस करता है कि जैसे पूरी सिक्योरिटी नेटवर्क से कनेक्ट हो गया हो। वो हर 10वीं मंजिल पर इमरजेंसी डोर्स बंद करना शुरू कर देता है, यानी 10, 20, 30, 90 तक हर लेवल सील हो जाता है। अब जब सब शुरू हो गया था तो उसे अपनी पावर्स छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी और अब कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाने लगता है पीछे नीचे पैनिक का माहौल छूट जाता है। नीचे बॉलरूम में अचानक लाइट्स वापस आ जाती हैं। सब लोग डर और झिझक में होते हैं। तभी चेन मीना सामने आती है, अपने हाथ ऊपर करके सबको शांत रहने को कहती है। वो सबको बताती है कि उसने अधिकारियों से पुष्टि की है कि शंघाई का ये इलाका फ्लड जोन से काफी दूर है। ये अलर्ट सिर्फ एक प्रिकॉशन था और पैलेस 104 किसी खतरे में नहीं है, इसलिए सब लोग पार्टी का आनंद ले सकते हैं। कुछ मेहमानों को अब भी शक था, इसलिए वो निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग राहत की सांस लेते हैं। कुछ ही मिनटों में फिर से म्यूजिक बजने लगता है और शैंपेन फिर से परोसी जाती है। वहीं उस समय शुओ जैन पार्टी हॉल में दौड़ते हुए अपनी बहन को ढूंढता है, क्योंकि उसे बाढ़ की खबर मिल चुकी थी। दूसरी तरफ माओ जी अब भी उस भीड़ में लिन झाओ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर पीछे कोने में खड़ी चेन मीना पर पड़ती है, जो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। उसका चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है। ये देखकर माओ जी को एक मौका दिखाई देता है। वो अपनी शर्ट ठीक करता है, बेल्ट एडजस्ट करता है और उसकी ओर बढ़ता है। पास जाकर कहता है कि इस इमरजेंसी में शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा। पूछता है कि वो बिना किसी दिलचस्पी के कहती है कि वो अपनी मैनेजर को कॉल कर रही है ताकि उसे अलर्ट कर सके। ये साफ हो जाता है कि उसे माओ जी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन माओ जी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि वो पुएनोंग रीजन के आधे बिजनेस का मालिक है। पूछता है कि क्या उसने रेड सी ग्रुप का नाम सुना है। चेन मीना फिर भी उसे नजरअंदाज करती है। माओ जी जबरन मुस्कुराता है और अचानक उसका फोन छीन लेता है। चेन मीना गुस्से से कहती है कि उसे उसका फोन वापस दे, लेकिन वो कहता है कि वो बस उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। वो बोलता है कि हर रोज किसी ओलंपिक विजेता से मिलने का मौका नहीं मिलता। उसने सुना है कि उसका निशाना बहुत जबरदस्त है और वो परफॉर्मेंस देखना चाहता है। चेन मीना बस हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि फोन दो, लेकिन माओ जी उसकी बात को अनसुना करके अपनी बात जारी रखता है। कहता है कि उसका काम कुछ अलग होता है। वो हर तरह के लोगों से मिलता है, नेता, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, और वो उसे सावधान करता है कि इस शहर में जहाँ वो सब कुछ कंट्रोल करता है वहाँ कोई भी आसानी से गायब हो सकता है। लेकिन चेन मीना को तो बस अपना फोन चाहिए था। इस बीच 99वीं मंजिल पर लिन झाओ आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। हाथ में शैंपेन, खिड़की से शहर को देख रहा होता है। दूर जहाँ साफ आसमान होना चाहिए था वहाँ एक काली रेखा धीरे धीरे शंघाई की ओर बढ़ रही थी। उसे पता था कि सब कुछ अब निगल लिया जाएगा। वहीं नीचे बॉलरूम में पार्टी एक बार फिर केओस में बदलने वाली होती है। सब लोग नशे में होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलता है, हाथ में फोन होता है। कहता है कि वो अब जा रहा है। जैसे ही वो पैलेस 65 से बाहर निकलता है ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो इतना नशे में होता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन टैक्सी तुरंत आ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, पानी की। बगल में देखता है तो एक विशाल लहर मोड़ काटते हुए उसके सामने आती है। टैक्सी पूरी तरह टकरा जाती है और सीधा उसके ऊपर गिरती है। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। पानी सब कुछ निगल जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरी बिल्डिंग फिर से हिल जाती है। लॉबी के झूमर हिलने लगते हैं और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। कांच की किरचें चारों ओर बिखर जाती हैं और लाइट्स फिर से चली जाती हैं। इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं और सब कुछ फिर लाल रोशनी में डूब जाता है। दरवाजे तोड़कर पानी अंदर घुसने लगता है। घुमावदार दरवाजों को तोड़कर कांच टूट जाता है और कुछ ही सेकंड में सबके पैर भीग जाते हैं। मिलिन तुरंत चिल्लाती है कि सब लोग इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर भागें। सबसे जरूरी है ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए फिसलते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। चेन मीना माओ जी के चंगुल से निकलकर एलिवेटर की ओर दौड़ती है। बटन दबाती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। साफ होता है कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा। वो मुड़कर इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर जाती है, लेकिन अचानक माओ जी आता है, उसे खींचकर जमीन पर पटक देता है। बिना पीछे देखे वो आगे के दरवाजे को खोलकर ऊपर की ओर दौड़ जाता है। 99वीं मंजिल पर लिन झाओ कैमरों से सब देख रहा होता है। लॉबी पूरी तरह केओस में डूब चुकी होती है। माओ जी सबसे पहले सीढ़ियों तक पहुंचता है, लेकिन पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा होता है। एक स्क्रीन पर उसे इमरजेंसी एग्जिट दिखता है, जहां चेन मीना जमीन पर पड़ी होती है। माओ
जी ने उसे धक्का दिया था और उसके पैर में चोट आ गई थी। अब वो दर्द में अपनी टखने को पकड़ कर बैठी होती है। बाकी लोग भी गिरते पड़ते सीढ़ियों की ओर भाग रहे होते हैं। शू जैन अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहता है कि भागो, लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, शिया किंग चेन मीना को जमीन पर बैठा देखती है। उनकी नजरें मिलती हैं। चेन मीना की आंखों में दर्द होता है, लेकिन शिया किंग बस एक पल रुकती है, फिर पीठ घुमाकर अपने भाई के साथ ऊपर भाग जाती है। चेन मीना मदद के लिए पुकारती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे नीचे की दुनिया के सफरिंग से उसका कोई लेना देना ही ना हो। अगली वो रेलिंग पकड़कर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन टखने का दर्द उसे रोकता है। वो दोबारा गिर जाती है। पानी लगातार चढ़ता जा रहा होता है और वो अब भी वहीं फंसी होती है। दूसरी तरफ शियाओ किंग और शुओ जेन उसकी पुकार को अनदेखा करके ऊपर बढ़ते रहते हैं। तभी मिलिन बिल्डिंग के आखिरी ग्रुप के साथ आती है। चेन मीना को देखती है और दौड़कर उसके पास जाती है। पूछती है कि क्या वो चल सकती है। चेन मीना सिर हिलाती है, कहती है कि शायद नहीं, उसने एंकल मोड़ लिया है। मिलिन बिना एक सेकंड गवाए उसे अपने कंधे पर लाद लेती है और कहती है कि अब वो साथ में ऊपर जाएंगी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम एक जंग जैसा होता है। दोनों पहले से भीगे होते हैं, ठंड से कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मिलिन उसे छोड़ती नहीं। एक हाथ से रेलिंग पकड़कर और दूसरे से चेन मीना को थामे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उन्हें एहसास होता है कि अब पानी और नहीं चढ़ रहा। आखिरकार 6वीं मंजिल तक पहुंचते ही बाढ़ पीछे छूट जाती है। वो दोनों थक कर चूर हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी के लिए सुरक्षित होती हैं। हर सीढ़ी पर और लोग मिलते जाते हैं जो जान बचाकर भागे होते हैं। 10वीं मंजिल के बॉलरूम में माओ जी अंदर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो इमरजेंसी डोर पर बहुत देर तक चोट करता रहा हो, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। उसका सारा शरीर पानी और पसीने से भीगा होता है। गालियां देता हुआ वो उस दरवाजे को कोसता है जिस पर उसने लात मारी थी। उस पार्टी हॉल की हालत अब किसी लग्जरी कसीनो जैसी लग रही थी। पोकर टेबल्स, स्लॉट मशीन्स और एक पूरा बार वहां मौजूद था। पैलेस 104 की 10वीं मंजिल एक थीम वाली बॉलरूम थी। माओजी भीगे हुए पैरों के निशान छोड़ता हुआ अंदर आता है और उसके ठीक पीछे शियाओ किंग और शुओ जेन पहुंचते हैं। वो दोनों भी पूरी तरह भीगे और थके हुए होते हैं। शुओ जेन तुरंत माओजी को बताता है कि नीचे पानी कितनी तेजी से चढ़ रहा है। माओजी की शक्ल एकदम बदल जाती है और वो कहता है कि अब ध्यान से सुनो, 10वीं मंजिल का रास्ता अब सील हो चुका है और बहुत सारे सर्वाइवर्स ऊपर आने वाले हैं। उन्हें इससे पहले इस जगह का कंट्रोल लेना होगा, वरना बाद में हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। ज्यादा देर नहीं लगती और धीरे धीरे और भी लोग ऊपर आने लगते हैं। सबके चेहरे सफेद, कपड़े भीगे हुए, कुछ तो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। डर सबके चेहरों पर साफ झलक रहा होता है। और सबसे आखिर में मिलिन और चेन मीना वहां पहुंच। चेन मीना अब भी मिलिन के कंधे पर झुकी होती है। उसका एंकल पूरी तरह सूजा हुआ होता है और हर कोई उसे देखकर समझ जाता है कि उसे चोट लगी है। वो पूरा बॉलरूम अब पूरी तरह गड़बड़ हो चुका होता है। कुछ लोग बार की ओर भाग रहे होते हैं खाने की तलाश में, कुछ वेंडिंग मशीन से स्नैक्स निकाल रहे होते हैं, कुछ ग्रुप्स कोने में चुपचाप बैठे होते हैं। तब अचानक एक तेज गन शॉट की आवाज गूंजती है। सब एकदम थम जाते हैं। सबका ध्यान पोकर टेबल की ओर जाता है जहां माओजी खड़ा होता है। उसकी बंदूक छत की ओर होती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब से यहाँ का इंचार्ज वो है। अब जरूरत है खाना, पानी, दवाई और जो कुछ भी मिल सके सब लोगों को ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए और नीचे उन फ्लोर्स पर जाना चाहिए जो अब तक नहीं डूबे हैं, ताकि सप्लाईज इकट्ठी की जा सकें। फिर एक बनावटी मुस्कान के साथ वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बराबर बांटा जाएगा, बस एक रात निकल जाए, कल तक शायद पानी उतरने लगे और सब जिंदा और सुरक्षित बाहर निकल जाएं। लेकिन तभी एक सोक्ड और हंसता हुआ आदमी चिल्लाता है कि वो क्यों ना खुद जाकर सामान लाए और पूछता है कि किसने उसे राजा बना दिया। माओजी एक पल भी नहीं सोचता, सीधे गोली उसके सिर पर मार देता है। पूरे हॉल में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन जैसे ही वो फिर से बंदूक सब पर तानता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो कहता है कि अगर किसी को अब भी शक है तो बताओ कौन जानना चाहता है कि राजा कौन है। कोई कुछ नहीं बोलता, सबके चेहरों पर डर फैल चुका होता है। वो कहता है कि अब सब जल्दी से टीम बनाकर सामान लाने की तैयारी करें और सब डर के मारे भाग कर रोबे करने लगते हैं। एक कोने में मिलिन फर्स्ट एड किट ढूंढ लेती है जो बार के पीछे पड़ा होता है और चेन मीना की टखने की पट्टी बांधने लगती है। चेन मीना दांत भींचते हुए उसका धन्यवाद करती है। सर्वाइवर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सब कांप रहे होते हैं,
डर उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है और माओ जी एक आर्मचेयर पर बैठा उन्हें देख रहा होता है, जैसे वो इस जगह का मालिक हो। धीरे धीरे जो टीमें नीचे भेजी गई थीं वो वापस आने लगती हैं। उनके हाथों में पानी की बोतलें, वेंडिंग मशीन से निकाले गए स्नैक्स, सूट से लिए गए ब्लैंकेट्स होते हैं। सब कुछ लाकर माओ जी के पैरों में रखा जाता है। शियाओ किंग थोड़ा सा भीगे टॉवल के साथ आती है, एक बनावटी मुस्कान के साथ कहती है कि यही वो सब ला पाई। 89 मंजिल ऊपर। लिन झाओ समय देखता है, उसे लगता है कि अब काफी रात हो चुकी है। वो हीटर ऑन करता है, रसोई में जाकर एक परफेक्ट स्टेक बनाता है, फिर टेबल पर बैठकर उसे आराम से खाता है। खाने के बाद जम्हाई लेते हुए वो बिस्तर पर चला जाता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे नीचे की दुनिया के सफरिंग से उसका कोई लेना देना ही ना हो। अगली सुबह शंघाई पर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन अब वो शहर अजीब सी गंदली और बेजान सी चमक में डूबा होता है। पहले जहां जिंदगी थी, अब वहां सिर्फ पानी होता है। जितनी दूर तक नजर जाती है बस पानी। स्काई स्क्रेपर्स की चोटियां अब समुद्र में अकेले खड़े द्वीप जैसे लगते हैं। एक आदमी एक तैरते हुए होर्डिंग से चिपका होता है। उसे एक बिल्डिंग की चोटी दिखाई देती है और वो वहां तैरकर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में कुछ उसके नीचे से गुजरता है और उसे पानी में खींच लिया जाता है। उसकी चीख भी लहरों के नीचे दब जाती है। उसी समय एक कमर्शियल एयरप्लेन शहर के ऊपर मंडरा रहा होता है। उसके इंजन हिल रहे होते हैं क्योंकि पायलट रात भर से कोई रनवे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नीचे सिर्फ पानी होता है। फ्यूल लगभग खत्म हो चुका होता है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता। वो शंघाई के उन गिने चुने बिल्डिंग्स की छत पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता है, जो अब भी पानी से ऊपर बचे हैं। लेकिन जैसा कि सोचा था, ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रहती है और विमान पानी में गिरकर डूब जाता है। जोरदार धमाके के साथ पानी आसमान में उड़ता है। 99वीं मंजिल पर लिन झाओ आराम से अंगड़ाई लेता है। धूप पर्दे से छनती हुई उसके चेहरे पर पड़ती है। वो हॉट शावर लेता है, फिर आराम से कॉफी बनाता है। कुछ एग्स तले जाते हैं। वो सब कुछ खाता है और अपने टैबलेट पर फ्लड की खबरें देखते हुए आराम से बैठा रहता है। फिर पुशअप्स शुरू करता है, हर गिनती को धीरे धीरे काउंट करते हुए। उसी वक्त नीचे सर्वाइवर्स सिमट कर बैठे होते हैं, डर और ठंड में कांपते हुए। वेंडिंग मशीन्स के पास एक आदमी आखिरी स्नैक्स के पैकेट बांटता है और बताता है कि अब वहां कुछ भी खाने को नहीं बचा है। वहां मौजूद सभी लोगों पर पैनिक का असर दिखाई देने लगता है। जाहिर है कि माओ जी ने ज्यादातर सामान अपने लिए छुपा लिया था। उसी समय वो वीआईपी स्वीट के दरवाजे पर खड़ा होता है। चेन मीना बेड पर सो रही होती है। वो उसके शरीर को गंदी नजरों से देख रहा होता है और जैसे ही उसे लगता है कि कोई आसपास नहीं है, वो धीरे से दरवाजा बंद करता है और अंदर आता है। उसके कुछ कदमों की आहट से चेन मीना चौंक कर जाग जाती है। वो डर के मारे पीछे हटते हुए पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। माओ जी आराम से कहता है कि वो वीआईपी गेस्ट का ख्याल रखने आया है, वही लड़की जिसके लिए उन्होंने सारी रिसोर्सेज जुटाई थीं। वो उसका टखना पकड़ लेता है, जिससे उसे दर्द होता है और वो चिल्ला उठती है। वो दूसरी टांग से उसे पेट में मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोट उतारते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और चैन मीना चीखती रहती है, लेकिन तभी हॉलवे में और भी चीखें गूंजने लगती हैं जो सब कुछ ढक लेती हैं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और शो जेन घबराया हुआ अंदर घुसता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हॉलवे में कुछ अजीब है। किसी सर्वाइवर ने देखा कि कोई भयानक चीज सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। जैसे ही माओजी ये सुनता है, वो तुरंत चेनमीना को छोड़ता है और शुओ जैन को धक्का देता हुआ हॉलवे की ओर भागता है। वहां वो देखता है एक अजीब सी चीज, एक इंसान जैसी पर मछली की तरह हरी चमड़ी, तेज दांत और संकरी पुतलियों वाली एक भयानक क्रीचर हॉलवे में खड़ी होती है। सब लोग डर के मारे जड़ हो चुके होते हैं। कई लोग तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे होते। माओजी इधर उधर देखने लगता है कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो डर के मारे जमे हुए खड़ा होता है। माओ बिना कुछ सोचे उसे पकड़ता है और क्रीचर की तरफ फेंक देता है। कहता है, लो ये खा लो। वो दरिंदा जो साफ तौर पर भूखा होता है, तुरंत उस आदमी पर झपट पड़ता है। मांस और हड्डियों को ऐसे चीरता है जैसे वो रुई हो। उस भीड़ में सब चीख रहे होते हैं पर कोई कुछ करने की हालत में नहीं होता। माओ भागते हुए उस दरवाजे की ओर जाता है जो अपर फ्लोर्स की ओर खुलता है। वो बस एक फायर डोर था जो सील्ड था।
अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो कुछ करे या मर जाए। उसके पास बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं, लेकिन डर के मारे वो सारे शॉट दरवाजे पर चला देता है। फिर बाकियों को आवाज देकर कहता है कि दरवाजा तोड़ो। सब लोग एक साथ मिलकर उसे धक्का देने लगते हैं। आखिरकार दरवाजा चरमराता है और खुल जाता है। माओ सबसे पहले शुओजेन को धक्का देकर आगे बढ़ता है और सीढ़ियों पर दौड़ जाता है। शुओजेन गुस्से से उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। भीड़ भी पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। जो कुछ रास्ते में आता है सब कुचल दिया जाता है। मिलिन उस वक्त दूसरे सर्वाइवर्स की मदद कर रही होती है। शियाओ किंग अपने भाई का हाथ पकड़ती है और उसे भी खींचते हुए भागती है। हर कोई उस डरावनी आवाज से बचकर ऊपर की ओर भाग रहा होता है। चेन मीना अब भी स्वीट में होती है, अपने बैंडेज्ड एंकल को पकड़कर दर्द में कराह रही होती है। वो बिस्तर से खुद को खींचते हुए उठती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हॉलवे में जो चीखें गूंज रही थीं, अब एकदम सन्नाटा था। उसे डर होता है, वो वहां से निकलने का फैसला करती है। जैसे ही वो हॉलवे में कदम रखती है, उसका पूरा शरीर थम जाता है। वहां करीब 6 मीटर दूर वो दरिंदा अब भी उस बूढ़े आदमी की लाश पर झुका होता है। उसका खून और पानी में भीगा हरा शरीर चमक रहा होता है। लंबे नुकीले पंजे लाश की छाती में गड़े होते हैं। चैन मीना एकदम दीवार से चिपक कर दबे पांव पीछे हटने की कोशिश करती है। उसकी सांस तक थमी हुई होती है। वो एंकल के दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो वो नहीं देख पाती वो था हॉलवे में पड़ा एक जूता जो किसी ने भागते हुए गिरा दिया था। उसका हल्का सा पैर उस पर पड़ता है और थोड़ी आवाज होती है। क्रीचर तुरंत अपना सिर उठाता है। सन्नाटा टूट जाता है और अब वो दरिंदा उसकी ओर शिकारी जैसी नजरों से देखने लगता है। वो खड़ा होता है और एक अजीब सी चीख गर्जना जैसी आवाज निकालता है जिससे चेनमीना कांप उठती है। वो खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। वो दीवार के सहारे चलती रहती है। तभी वो दरिंदा उस पर झपटता है। चेनमीना बुरी तरह डर जाती है। इधर उधर देखती है कि कैसे खुद को बचाया जाए। उसे एक साइड टेबल पर रखा एक डेकोरेटिव वास दिखता है। वो जानती है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही उसका एकमात्र ऑप्शन होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो जिस दीवार के सहारे पीछे हट रही थी वो एलिवेटर के सामने थी, और ठीक उसी समय एलिवेटर के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज से वो चौंकती है और अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे कैबिन में गिर जाती है। दरिंदे का वार 1 सेकंड से चूक जाता है। उसका पंजा हवा में लहराता है, लेकिन चेनमीना एलिवेटर में गिर चुकी होती है और दरवाजे खुद ही बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं। क्रिएचर दरवाजे पर वार करता है, लेकिन अब सिर्फ बाहर से आवाजें आती हैं। अंदर बैठी चेनमीना दीवार से सट कर बैठी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कैसे हुआ। बिजली तो घंटों पहले चली गई थी, लेकिन अब वो एलिवेटर में जिंदा है, और वो एलिवेटर न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उसे ऊपर भी ले जा रहा है। थक कर डर के मारे हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। वो बस वहां फर्श पर बैठी रहती है। उसका एंकल धड़कता हुआ दुख रहा होता है और दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, वो जा कहां रही है? किसने एलिवेटर को सही समय पर चालू किया और दरवाजा इतनी तेजी से कैसे बंद हुआ? उसकी नज़र पैनल पर जाती है जो फ्लोर्स तेजी से पार कर रहा होता है। 13, 25, 40, 60। उसकी सांस धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे जैसे नीचे का खता पीछे छूटता है। लेकिन अब एक नई चिंता उसके चेहरे पर उभरने लगती है। वो वॉल से सटकर बैठी होती है, उसकी आंखें पैनल पर टिकी होती हैं। 80, 90, 95। फिर एलिवेटर की स्पीड धीमी हो जाती है। 99 का नंबर दिखता है और दरवाजे खुलते हैं। और इस वीडियो को लाइक करने से एस एनिमे सोर्स अपने व्यूअर्स के लिए और बेहतर कंटेंट बना पाएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज।